ब्राउजर एक सर्च इंजन है जिसके थ्रू हम जब जैसे नेटस्केप है, जैसे गूगल है, जैसे सफारी है, ठीक है, ये सारे ऐसे ब्राउजर्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बिना हम किसी भी यूआरएल को विजिट नहीं कर पाएंगे, किसी वेबसाइट एड्रेस को विजिट नहीं कर पाएंगे। तो जो अब हमारा अगला यूनिट है कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट, वो इसी से लेना देना है उसका कि हमारे जो मीडिया को, ऑडियो वीडियो मीडिया, जो हमारा सिंपल कंटेंट होता है फिजिकल फॉर्म में, तो हम इस जो कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। In this unit, we will be explaining the concepts such as what is content, how the content is being developed, and collaborative content development. ठीक है? Discuss content development tools and the various formats of content. Explain the different types of content management system. Highlight the best practices for collaborative content development. Describe web content development life cycle. Explain the implications for libraries and highlight the issues and challenges relating to quality, validity and authentication of content. अब सीधा हम इसमें ये देखते हैं कि कंटेंट होता क्या है। 12.2 कंटेंट इन ओवरव्यू। Content is the subject matter of the thought expressed in the document. The idea conveyed by the content of the document may be of great value, but if it is not presented effectively, its impact is lost. In order to have strong impact, the packaging and presentation should be of high quality. Electronic documents can be embedded with audiovisual graphics and text, but ultimately it should be the mix of audiovisual graphics and text in such a way so that they can have greater impact on the recipient. How good it can be achieved is a part of content development. Hence, content development can be defined as creation of content for transferring the message intended effectively. The content can be in the form of text, audio, video, or graphics, or the combination of these. The suitable use of the multimedia adds value to the thought content, and hence it creates higher impact. Therefore, it is the skill of the presenter or the creator how he or she develops the content and present to people. When a number of participants or stakeholders participate to generate content, it is known as collaborative content development. देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंटेंट होता क्या है। एक आप अगर कभी भी कोई किताब उठाते हैं, उस किताब में आप शुरू में लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसका मतलब ये होता है कि इस पूरी किताब में क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट का मतलब होता है सामान, क्या क्या मैटर है, ठीक है। और वो जिस टॉपिक पे किताब होती है, उस किताब के सारे कंटेंट्स को चैप्टर वाइज उन्होंने बताया होता है कि इस चैप्टर में इस कंटेंट को कवर किया गया है। कंटेंट मतलब मैटर, क्या बताया गया है, क्या इंफॉर्मेशन है। कंटेंट का अगर आप सिंपल मतलब समझना चाहो लाइब्रेरी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंटेंट का मतलब वो क्या इंफॉर्मेशन है उसमें। तो कंटेंट जब हम फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ बोलिए बेटा। हाँ, विषय हाँ, विषय तो टॉपिक होता है बेटा, विषय टॉपिक होता है, कंटेंट नहीं होता। कि किसी किताब का जो टाइटल है वो उसे कहते हैं विषय। ये किताब का टाइटल है, ये किताब का विषय है। कंटेंट का मतलब हुआ कि मान लो अगर 365 पेज की किताब है, तो 365 पेज में क्या इंफॉर्मेशन है, वो उसका कंटेंट है। और उस कंटेंट को फिर सेग्रीगेट किया होता है, बांटा होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले पेज पे बताया होता है कि ये इस चैप्टर 1 इज ऑफ इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज ऑफ लिटरेचर सर्वे, चैप्टर 3 इज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसे करके उसमें उसके कंटेंट्स को डिवाइड किया होता है। फॉलोड बाय लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी होती है कंटेंट में, और इंडेक्स भी होता है, ठीक है। तो जो कंटेंट है, जब फिजिकल फॉर्म में हम पढ़ते हैं उसे, तो मेनली क्या होता है उसमें टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये जो भी अभी खोला हुआ है अंशुमन ने, ये जो है टेक्स्ट है, आपकी बुक का टेक्स्ट है, इसे कहते हैं टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, आपको पता होगा। और अगर हमें डेटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट करते, तो हम एक्सेल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, EXCEL, क्योंकि उसमें डेटा डाला जाता है, इंफॉर्मेशन डाली जाती है, नंबर्स डाले जाते हैं, ठीक है, रोज और कॉलम्स में। तो कंटेंट जो है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है हमेशा, कंटेंट में हमेशा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है, और मिक्स होता है उसमें ग्राफिक्स का, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पिक्चर्स भी होती हैं, जो लास्ट टाइम हमने इंफॉर्मेशन साइकिल पढ़ी, ये सब ग्राफिक्स का, टेबल्स का। और अगर हम इस कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रेजेंट करें, ये तो फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म क्या होती है, किताब, अगर जो हम फिजिकली छू सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट क्या होता है, जो ऐसा कंटेंट का मीडियम
जिसको हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे जो ये किताब है अभी पीडीएफ वर्जन, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक है, इस इलेक्ट्रॉनिक बुक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक बुक को हम एक्सेस किसके अगर नहीं कर पाते, अगर हमारे पास कंप्यूटर ना होता, तो जो भी चीज को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में हमारे पास ऑडियो विजुअल डालने का भी स्कोप रहता है। ऑडियो होता है, जैसे मैं बोल पा रही हूँ ये ऑडियो है, कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया, वीडियोस भी डाल सकते हैं, ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि चारों के कॉम्बिनेशन का कंटेंट बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपकी 4th लाइन में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें ऑडियो विजुअल भी आप एम्बेडेड कर सकते हो। नहीं बेटे, ऊपर ऊपर ही ऊपर ही बच्चे, वही था 4th लाइन में, कंटेंट एंड ओवरव्यू वाले में। ऊपर जाइए अंशुमन, और ऊपर, हाँ, इसकी 4th लाइन पे आइए। इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, इसकी 4th लाइन पे कर्सर ला सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी एम्बेडेड विद ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। ऊपर बेटा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी, वेरी गुड, ये। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे, इनमें हम एम्बेडेड कर सकते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है उसके अंदर घुसा सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स और टेक्स्ट। और ये क्योंकि जो कंटेंट है, हो सकता है मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट हो पर मैं उसे अच्छे से अपने एसे में प्रेजेंट ना कर पाऊं या अपने आंसर में प्रेजेंट ना कर पाऊं, तो कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, असर, आप अगर अपने रीडर्स पे, यूजर्स पे उसका असर छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब कंटेंट जो है डेवलप करने वाला जो कौन हुआ, ऑथर हुआ। कंटेंट कौन डेवलप करता है, ऑथर। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो उस केस में भी ऑथर होता है, और फिर कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए, और इंटरएक्टिव बनाने के लिए, इंटरएक्टिव का मतलब क्या, डाल दिए वीडियो, चीजों को कंबाइन करके डालते हैं, तो क्रिएट करवाना है तो ये सारी चीजें उसमें एम्बेड की जाती हैं। और इसमें क्या है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो एक नहीं होता, कोलैबोरेटिव होता है। कोलैबोरेटिव का होता मतलब होता है मिलकर क्रिएट करना, तो इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट। कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम कौन कौन से कोर्सेज रन करते हैं, कब इनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं, इनमें कितना रिजर्वेशन कोटा है, कब इसके रिजल्ट्स आउट होते हैं, कब स्टडी मटेरियल मिलता है, ये सारा तो डिपेंडिंग अपॉन ये कंटेंट है। उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कई बार आप वेबसाइट्स विजिट करते हो, उसमें जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिल ही नहीं पाती, होती है पर मिल नहीं पाती, क्योंकि प्रेजेंटेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती वो वेबसाइट। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन की, जो एक साइट में, एक नजर में आपको जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी पकड़ में आए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को मैं दोबारा डिफाइन कर रही हूँ कि ऐसा कोई कंटेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू एक्सेस किया जाता है। एक्सेस मतलब उसको पढ़ा जाता है, ठीक है, जो उसको पाया जाता है। एक्सेस मतलब उसको पाया जाता है। फिजिकल कंटेंट तो आप हाथ में पकड़ के कर लेते हो, पर इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, पाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स की जरूरत है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है उसे क्रिएट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट। इसमें जो है कंटेंट का क्रिएटर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जबकि फिजिकल कंटेंट जब हम क्रिएट होता है तो एक ऑथर होता है, वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट रेडी कर लेता है। जो किताब या जो चीज कभी छपी नहीं है अभी तक, उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। वो मैन्युस्क्रिप्ट जब वो किसी पब्लिशर के पास जमा कर देता है, एडिटर उसे एडिट करता है और वो पब्लिशर उसे छाप देता है। ये सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट को या कंटेंट को एक फॉर्म में बदलने का तरीका है। बट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट में आपको बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर कंटेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और उसे फिर करना। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स हो सकते हैं ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, वेब पेज जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वेब बेस्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट की कैटेगरीज में आते हैं और इनमें आपके म्यूजिक भी डाल सकते हो, आप ड्राइवर्स भी डाल सकते हो। अगर आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो आप ड्राइवर्स भी डाल दोगे कि पीडीएफ करने के लिए एडोब एक्रोबैट ये सब भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो कंटेंट का जनरेशन है वो तो ह्यूमन इंटेलेक्ट से होता है, ठीक है। जो 12.2 to
2 को मैं पढ़ रही हूँ। जो कंटेंट का क्रिएशन है वो तो ह्यूमन इंटेलेक्ट से होता है। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? उसकी इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। ह्यूमन की इंटेलिजेंस से कंटेंट इंफॉर्मेशन तो क्रिएट होती है, बट उसे एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टूल्स को यूज किया जाता है, और जो उसकी इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्ट मतलब उसकी इंटेलिजेंस को, जो उसने अपनी विजडम से इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, उसको बहुत एफिशिएंटली वो एक्सप्रेस कर 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 पाते हैं। तो जो टूल्स हैं जो यूज होते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट की क्रिएशन में, उनकी कैटेगरी क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स। जब जो आपने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, उसको एडिट करने के लिए बढ़िया बढ़िया टूल्स होते हैं कि उनके फॉन्ट को कैसे बड़ा करें, उन्हें कैसे हाईलाइट करें। और कुछ कुछ टेक्स्ट होता है ऐसे ऐसे झूमता हुआ, मतलब हिलता हुआ जा रहा है, बार बार आ रहा है। न्यू एडिशन, न्यू एडिशन। ग्राफिक एडिटिंग टूल्स, कुछ ग्राफ्स डालने, यही ग्राफिक्स जो मैं कह रही हूँ, झूमता हुआ जा रहा है या कभी ब्लिंक हो रहा है, ये ग्राफिक्स हैं। इसको डालना जिससे वो और ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करे। ऑडियो कैप्चर करना और उस ऑडियो को एडिट करना, वीडियो को कैप्चर करना। क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर है जिसने अपनी इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट मतलब अपनी इंटेलिजेंस से, अपने विजडम से किसी कॉन्सेप्ट पर, किसी थीम पर कोई कंटेंट क्रिएट किया है, उसको ना तो ऑडियो कैप्चर करनी आती है, रिकॉर्ड करनी आती है, और ना उसे एडिट करके डालना आता है वेबसाइट पे, ना वीडियो। तो ये सारे टूल्स उसमें यूज होते हैं। जो टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स हैं उसका सबसे जो आपने कई बार सुना होगा, पहले ये कोर्सेज भी चलते थे। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग की कोर्स कर लो, कहते थे ना कि मेरे डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स कर लो। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यही कोर्स होता था। इसमें क्या करते थे, जो आप अगर किसी वेबसाइट के ऑफिस में लग गए जहां वेबसाइट क्रिएशन होती है, तो जो कंटेंट है उसको एडिट करने का ये टूल होता था, ये आपको सीखना होता था। और इसके हेल्प से आप अपने उस टेक्स्ट को एडिट करते थे। जो ये एडिटर्स हैं, जो MS ऑफिस सूट, ओपन ऑफिस सूट एंड स्टार ऑफिस, एडिट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टूल। एडिटर का मतलब ही क्या होता है? देखो, दो तरह की किताबें होती हैं, आपने अपनी लाइब्रेरीज में देखा है। एक बुक्स होती है जिनके ऑथर्स होते हैं, और एक बुक्स होते हैं जिनके एडिटर्स होते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है, किसी को पता है? ऑथर और एडिटर में क्या फर्क होता है? मैम, ऑथर और ऑथर का उसका अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है और एडिटर दूसरों के कंटेंट को एडिट करता है, एग्रीगेट करता है। शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो एडिट का जो मतलब इंग्लिश से अगर हिंदी में हम करें तो एडिट का मतलब होता है ठीक करना। एडिट का मतलब क्या होता है? ठीक करना। ठीक है। तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है? प्रिंटेड कन्वर्ट करती है। जैसे कि आप, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो उन 4 में से एक ऑप्शन को, एक गोले को बिल्कुल काला करना होता है। ठीक है, तो वो आपका जो भी आंसर है उसने आपने काला कर दिया, तो वो अपने आप, जो कंप्यूटर है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि फर्स्ट का ABCD 4 ऑप्शन थे, इस बच्चे ने C वाले को काला किया हुआ है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, OCR। इसी तरह से ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ओमनी, पेज प्रो, टेक्स्ट ब्रिज, एबी, फाइन रीडर, ये सारे जो है टूल्स हैं। ये टूल्स किसके हैं? टेक्स्ट को एडिट करने के। टेक्स्ट क्या होता है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टेक्स्ट है। अगर ग्राफ आ जाएगा तो वो ग्राफ होगा, अगर पिक्चर आ जाएगी तो वो पिक्चर होगा। ग्राफ क्या होता है? जिसमें बार्स बने होते हैं, 2 एक्सिस बने होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो इंफॉर्मेशन है वो बार्स के रूप में शो की होती है। ठीक है। जैसे अगर मैंने ये देखना है कि कोरोना वायरस कितने स्टेट्स में कितना फैल गया है, तो मैं सारे स्टेट्स के नाम एक्स एक्सिस पे डाल दूंगी और वाई एक्सिस पे नंबर डाल दूंगी। अगर मान लो दिल्ली सबसे ऊपर, मान लो तमिलनाडु है, तो मैं लिखूंगी तमिलनाडु में 27,000 केस, दिल्ली में 23,000 केस। तो ग्राफ से ही पढ़ के मेरे को अच्छे से पता आ जाएगा। मैं टेक्स्ट में लिखने के बजाय ग्राफ से हम कब इंफॉर्मेशन देते हैं? जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और नंबर्स वाली होती है। अगर मैं बार बार ये चीज लिखने लगूं कि इन दिल्ली सो मेनी कोरोना केसेस आर देयर, इन 29 स्टेट्स का ऐसे लिखूंगी मैं, तो इससे अच्छा है कि मैं ग्राफ बना दूं, तो वो पढ़ने में और समझने में बहुत आसान रहेगा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के कंपैरेटिवली। जब वो बंदा ग्राफ देखेगा कि अच्छा इस स्टेट में इतने केसेस हैं। तो ग्राफ से हम, जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेपिटेटिव होती है और फिगर्स होती हैं, तो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ के भी बहुत सारे एडिटिंग टूल
हैं जो यूज होते हैं, और ग्राफ्स में इमेजेस भी आती हैं। इमेजेस जो हमने अभी पीछे इंफॉर्मेशन साइकिल पढ़ी थी कि 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे कन्वर्ट होते हैं, वो सब इमेजेस या लाइन ग्राफ्स भी बनते हैं, पाई चार्ट्स भी बनते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? गोल सर्कल, और गोल सर्कल को हम 100% मानते हैं, और अगर हमने दिखाना है 100% में से 60% लोग लिटरेट हैं और 40% इलिटरेट हैं, तो 60% को ग्रीन कर देंगे, 40% को कोई और कलर कर देंगे, और ये दिखाएंगे कि इसमें से इतने लोग, ये हो गया पाई चार्ट। ये सारे चार्ट्स को भी एडिट करने के लिए, इनको और ज्यादा इंटरैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए, ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए, समझ आए लोगों को, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनकी लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कॉरल ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ भी पहले सीखा जाता था, जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करते थे कहीं निफ्ट से, एपटेक से, तो वो ये सिलेक्ट करते थे कि अगर मेरे को कॉरल ड्रॉ सीख लेता हूँ, कॉरल ड्रॉ सीखने से मुझे वेबसाइट बनाने में हेल्प मिलेगी, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके लिए हैं? ये सारे जो टूल्स हैं जिन्हें सीखना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए। और अगर आपको नौकरी ढूंढ रहे हो और कहीं पे लिखा हुआ है ग्राफिक एडिटर इज रिक्वायर्ड, तो आपको ये सारे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की लैंग्वेजेस, जैसे सी है, सी एक सॉफ्टवेयर बनाने की लैंग्वेज है, ये सारे की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट कर रहे हो तो HTML, XML, ये सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह वेबसाइट के क्रिएशन में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो उन सेक्टर्स में जो सबसे पहला हमने पढ़ा वो टेक्स्ट एडिटिंग था। अगर टेक्स्ट एडिटिंग में करना है तो बहुत सारे हमने टूल्स पढ़े, टेक्स्ट ब्रिज, एबी फाइन रीडर, ये सारे। और उसके बाद ग्राफिक एडिटिंग में ये कुछ है इंपॉर्टेंट, एडोब फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, जो वाइडली यूज होते हैं। ठीक है, JNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये इसके बाद ऑडियो कैप्चर एंड एडिटिंग टूल्स। टेक्स्ट एडिटिंग पढ़ लिया हमने, ग्राफिक एडिटिंग कर लिया, ऑडियो कैप्चर और एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं कि ऑडियो को भी कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आजकल तो इनबिल्ट मोबाइल फोन्स में भी हैं, कंप्यूटर्स में भी हैं, कि आप अपना ऑडियो को, आपने देखा ना मोबाइल में भी अगर आप ऑडियो, ठीक है, तो वीडियो, जैसे अब हमारी ये क्लासेस हो रही हैं, अगर इग्नू चाहे तो इन क्लासेस को रिकॉर्ड करके भी रख सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड करके रखने से इग्नू को क्या फायदा होगा कि जो लोग स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड होल्ड कर। ये मैं बताती कि जो हमारी वीडियो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो हमारे लेक्चर्स होते हैं, उन्हें भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो पिछली बार हमने पढ़ा था, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा था हमने, तो वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही होता है कि वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर डाला जाता है, जिससे बच्चे उसे एक्सेस कर सके। तो ये जो टूल्स हैं जो यूज होते हैं, इनकी बहुत सारी ऑप्शंस है जो दी हुई है। साइबर लिंक, पावर डायरेक्टर, कॉरल वीडियो स्टूडियो, प्रो X4, एडोब प्रीमियर एलिमेंट्स, मैजिक मूवी एडिट प्रो, वीडियो पैड, पिनाकल स्टूडियो, HD, रॉक्सी क्रिएटर, सोनी वेगास मूवी स्टूडियो पैटर्न, ये सारे जो फॉर्म्स हैं, ये किसके टूल्स हैं? ये टूल्स के नाम है। मैंने आपको टूल के बारे में काफी बार बता दिया, टूल और सॉफ्टवेयर एक ही बात है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको कोई काम करने के लिए सक्षम बनाता है, तो उसी को टूल कहते हैं। कोई डेटाबेस हो तो ये सब टूल्स हैं। तो ये जो टूल्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, वो हेल्प करते हैं वीडियो को कैप्चर करने में और उन्हें एडिट करने में। फिर कंटेंट जो है, बहुत सारे, किसी का पीछे वीडियो, मृत्युंजय आपकी ऑडियो बंद कर दो बेटे। तो जो कंटेंट है वो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट जिसका भी एक्सटेंशन TXT है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। और पहले जब डॉस वाला वर्ल्ड था तो ASCII टेक्स्ट फाइल्स होती थी, ठीक है, जिन्हें हम नोटपैड में खोलते थे और एडिट करते थे। अब आजकल क्या आ गया है, वर्ड प्रोसेसर आ गया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड परफेक्ट। ठीक है, अब जो एस्की है वो किसने रिप्लेस कर लिया है? यूनिकोड ने। ठीक है, जो TXT फाइल की वो है प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी एस्की उसमें आ गई है, यूनिकोड में। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट वही है जैसे आप पढ़ रहे हो, ये सारा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट की जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी फॉर्मेट में, देखो जैसे हम लाइब्रेरी में कैटेगराइज करते हैं कि ये साइंस की बुक्स हैं, ये फिजिक्स की बुक्स हैं, ये केमिस्ट्री की हैं, बायो की हैं, मतलब साइंस में भी इसी तरह से कंटेंट को भी कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग फॉर्मेट्स में।
ठीक है, कंप्यूटर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा टेक्स्ट है? तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको एक्सटेंशन दिया गया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो क्रिएट किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि अगर कभी भी आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करोगे, एक्सेल नहीं करोगे। आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप पावर पॉइंट क्रिएट करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं क्रिएट करोगे। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स के हैं जिनके थ्रू हम कंटेंट को सेग्रीगेट करते हैं, बांटते हैं। तो जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो जिनका एक्सटेंशन टीएक्सटी होता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्रिएट होती हैं? वो पहले क्रिएट होती थी वर्ड प्रोसेसर के थ्रू, नोटपैड में पढ़ते थे हम उन्हें, और आजकल क्रिएट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या वर्ड परफेक्ट से। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनका एक्सटेंशन .doc होता है और विंडोज 7 में तो docx होता है। ठीक है, और अगर कोई फाइल में लैंग्वेज यूज की हुई है, और वो कौन सी लैंग्वेज है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। HTML वो लैंग्वेज है, इससे नेक्स्ट वाले पे आ जाओ बेटा। जो टेक्स्ट फाइल है उसमें हम क्या क्या प्ले कर सकते हैं, ये भी लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है। टेक्स्ट फाइल में हम उसे बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसे इटैलिक में भी डाल सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट को कोई कलर भी दे सकते हैं। आप देखते हो ना जब टेक्स्ट क्रिएट करते हो तो टेक्स्ट को हाईलाइट, अगर टेक्स्ट की हेडिंग दी है आपने किसी चीज की, जैसे अब यहाँ पे ये हेडिंग है .html, तो इस हेडिंग को क्या किया बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड और हाईलाइट दोनों किया होता है। कई बार किसी वर्ड को इटालिक है। तो ये जो टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट वाले में आपको ये फैसिलिटी होती है उस एडिटर में या उस टूल में जिसके थ्रू आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक टूल है, वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप वर्ड डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो उस टूल में ये सारी फैसिलिटीज एम्बेडेड होती हैं। एम्बेडेड मतलब इंसर्ट की होती हैं, डाली होती हैं, कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा टेढ़ा टेक्स्ट आएगा आपका। उसके फॉन्ट को कोई कलर दे सकते हो, उसमें इमेजेस डाल सकते हो। इसी तरह से फिर अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे कहते हैं HTML लैंग्वेज, और उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कोडिंग है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी अगर आप उस लैंग्वेज में लिखते हो, आप लिखते हो टाइटल इज इक्वल टू इतना, तो वो समझ जाता है कि इसको टाइटल बनाना है। अगर आप लिख देते हो ब्रैकेट में कि इसे इटैलिक करना है, इसको इस कलर का करना है, तो वो सारी बातें वो समझ जाता है और वैसे ही वो आपकी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसको लैंग्वेज को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। और जो वेब ब्राउजर्स हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हमने शुरू ही क्लास वहां से की थी कि वेबसाइट और वेब ब्राउजर में क्या फर्क है। तो वेब ब्राउजर्स हैं जो मेन मेन जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक फाइल को वेब पेज की तरह, और जिसकी भी जो भी HTML में लिखी होती है कोई फाइल, उसे आइडेंटिफाई करके उसका कोड रीड कर लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे। इमेजेस भी डिस्प्ले करते हैं उसके, जो उसमें हाइपरलिंक्स डले होते हैं। हाइपरलिंक किसे कहते हैं? मान लो कि आपने एक UGC की वेबसाइट है, समझ लो UGC की वेबसाइट पे जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके वेबसाइट्स भी दी हुई हैं। तो वो वेबसाइट हाइपरलिंक के फॉर्म में दी होंगी कि अगर DU की वेबसाइट पे जाना है तो www.du.ac.in वहां पे लिखा होगा, वो हाइपरलिंक के फॉर्म होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आप UGC की वेबसाइट से सीधा जंप कर जाओगे DU की वेबसाइट पे, इग्नू की वेबसाइट पे सीधा जंप कर जाओगे अगर उसका हाइपरलिंक दिया है। तो हाइपरलिंक आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाके इंसर्ट हाइपरलिंक पे अगर आप जाते हो, उस किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हो और इंसर्ट हाइपरलिंक करोगे तो एक विंडो खुलेगी, वहां पे उसकी वेबसाइट का एड्रेस दे दो तो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट पर डायरेक्टली जंप कर जाओगे। तो ये जो HTML फाइल्स हैं वो यूज होती हैं, इनका एक्सटेंशन .html HTM या .html होता है। और ये वेब ब्राउजर्स के लिए बनाई जाती है कि वेब ब्राउजर के थ्रू अगर इन्हें अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेस करना है। जो वर्ड टेक्स्ट फाइल्स हैं वो कभी भी यूज नहीं होती वेबसाइट क्रिएशन के लिए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट होती हैं, जैसे अगर मुझे किसी को ईमेल करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं टेक्स्ट फाइल्स यूज करती हूँ। और HTML फाइल्स मैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज करती हूँ। उसके बाद आ गई XML फाइल्स। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये और एडवांस लैंग्वेज है। जो पहली लैंग्वेज हमने पढ़ी वेबसाइट क्रिएशन की वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वाली लैंग्वेज कौन सी है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज एन ऑफशूट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज आल्सो प्लेन टेक्स्ट फाइल यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड एक्सचेंज ट्रांसफर। ये प्लेन जो टेक्स्ट है उसको उसके लिए यूज की जाती है,
जो प्लेन टेक्स्ट क्या हुआ, जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये पर ये है वेबसाइट की ही लैंग्वेज, ये है वेबसाइट की लैंग्वेज, बट इसमें टेक्स्ट को स्कोर करके, डेटा को स्टोर करके एक्सचेंज किया जाता है इस लैंग्वेज के फॉर्मेट में। फिर दूसरे फॉर्मेट्स क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी एक ओपन स्टैंडर्ड है। ये फाइल और व्यूज जो है वो MS ऑफिस में भी खुल सकती हैं, ओपन ऑफिस में भी यूज कर सकती है। यानी कि कुछ फाइल्स जो वेबसाइट से पड़ी होती हैं वो RTF फाइल्स होती हैं, बट आप उन्हें खोलोगे तो वो MS ऑफिस में भी खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह की फाइल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं फॉर्मेट्स। डॉक फाइल्स हम आपको बता दिया मैंने कि जो डॉक है वो MS वर्ड में जो आजकल क्रिएट होती है वो डॉक फाइल्स होती है। इसमें आप जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो। जस्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये अ वेरी कॉमन फॉर्मेट फाउंड ऑन पीसीज, जो लास्ट फॉर है और फिर लास्ट का प्रोग्राम्स है, फिर जस्टिफिकेशन के नीचे कॉमा है, ये सारे एक ही लाइन में है। तो आपने क्या किया हुआ है, जस्टिफाई किया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा हुआ कंटेंट। तो जब आप वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो आप अपने कंटेंट को जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप उसे बोल्ड, इटैलिक ये सब भी कर सकते हो, और बुलेटिंग भी कर सकते हो। बुलेटिन का मतलब क्या होता है कि आपको डॉट डालने हैं या नंबर डालने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट, ये सारे फॉर्मेट्स कर सकते हो। फिर डॉट ओडीटी स्टैंड फॉर ओपन डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट। It is a part of the open document format originally developed by Sun Microsystems, but now maintained by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS। और ये XML बेस्ड फॉर्मेट है, ये भी टेक्स्ट वाले, ये सारे टेक्स्ट के हैं। और ODT formats include several XML files and configuration files in zip format. A zip file is a collection of many files. अब zip files क्या होती हैं, जब बहुत सारी फाइल्स होती हैं और उनकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज होती है, बहुत ज्यादा ले रही होती हैं, तो हम बहुत सारी फाइल्स को छोटा करके एक जगह रख देते हैं, जिप करके, कंडेंस करके, थोड़ा सा जैसे आपके पास बहुत सारा सामान है, आपने अलमारी में किसी तरह भर के रख दिया, जब खोलोगे तो उसमें से आराम से निकाल लोगे, फिर अनजिप करके निकाल लोगे। तो जिप फाइल बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन होती है जिसमें हम, और उसको करने के लिए भी, जिप करने के लिए भी फाइल्स को एक सॉफ्टवेयर, एक टूल यूज होता है जिसे विनजिप कहते हैं। जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप फाइल्स को जिप नहीं कर पाओगे, अनजिप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही PDF फाइल्स होती हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्योंकि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट को पोर्टेबल बनाओगे, पोर्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसे पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जिस घर में रहते हो वो पोर्टेबल नहीं है। आप चाहो कि मैं अपना घर उठा के यहाँ से कनॉट प्लेस शिफ्ट कर लूं, क्या आप कर सकते हो? नहीं, वो पोर्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट अ पोर्टेबल थिंग। बट योर कार इज अ पोर्टेबल थिंग। अगर आपके पास गाड़ी है तो वो पोर्टेबल है, आप यहाँ से उठा के वहां कर सकते हो। मोबाइल है तो इधर से उठा के उधर ले जा सकते हो। तो पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। क्यों बनाया गया ये? क्योंकि ऐसे तो कोई भी फाइल का जो फॉर्मेट है वो आप ईमेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। मैं चाहूँ तो किसी भी फॉर्मेट की फाइल अटैच करके ईमेल में किसी को भेज सकती हूँ, पर उसमें फिर एडिटिंग पॉसिबल होती है, लोग उससे फिडल कर सकते हैं। फिडल मतलब छेड़खानी कर सकते हैं, उसमें कुछ अपना ऐड कर सकते हैं और आपके नाम पे वो बात आ सकती है, क्योंकि और डॉक्यूमेंट के क्रिएटर आप हो, सेंडर आप हो। आप चाहते हो मैंने कोई फाइल क्रिएट की, उसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग पॉसिबल ना हो पाए, और तो उस केस के लिए ये PDF एक्सटेंशन फाइल्स काम आती हैं। ये PDF फाइल्स सिर्फ रीडेबल फाइल्स होती हैं और ये वेब पेजेस में डाली जाती हैं। जैसे ये किताब है जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी PDF फॉर्मेट में है। अब मैं चाहूँ तो इसमें कोई लाइन ऐड या डिलीट नहीं कर सकती, एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, और इसको भी जिस रीडर के थ्रू पढ़ा जाता है वो एक रीडर का नाम है एडोबी एक्रोबैट। वो उस रीडर का नाम है जिसकी हेल्प से PDF फाइल्स पढ़ी जा सकती हैं, अदरवाइज ये नहीं पढ़ी जा सकती। फिर अगली फॉर्मेट है .ps फाइल्स, पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, जो क्या पोस्टस्क्रिप्ट क्या होता है कि मतलब पोस्टस्क्रिप्ट का वैसे मतलब होता है कि जब आपने सारी चीज लिख ली, पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, आपका 10 पेज का है, तो आपको याद आया कि अरे ये 2 बातें भी बतानी जरूरी थी, बट अब आप डॉक्यूमेंट पूरा लिख चुके हो और आप बीच में कहीं नहीं घुसा सकते, तो आखिर में आप पोस्टस्क्रिप्ट लिखते हो। पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट पूरी लिखने के बाद, स्क्रिप्ट का मतलब होता है पूरी कहानी, पूरी कहानी लिखने के बाद आप बाद में जो, पोस्ट का मतलब होता है बाद और प्री का मतलब होता है पहले, तो बाद में आप जो उसके पॉइंट देते हो उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। तो वो फाइल्स जो कि बाद की इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, घोस्ट स्क्रिप्ट होती हैं। घोस्ट मतलब जो दिखाई ना दे, क्योंकि जो पूरी स्क्रिप्ट है उसमें नहीं वो दिखाई देंगी। घोस्ट मतलब जो दिखाई ना दे, भूत। तो जो पूरी स्क्रिप्ट में नहीं दिखाई देंगी पर बहुत जरूरी है, बाद में नजर आनी चाहिए स्क्रिप्ट, तो उसे .ps फाइल्स कहते हैं। फिर ग्राफिक फाइल्स आ गई। ग्राफिक फाइल्स
क्या किसके लिए यूज होती है? इमेजेस को दिखाने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इमेजेस हम यूज करते हैं। इमेजेस में फोटोज भी आ सकती हैं, बहुत सुंदर सीनरी दिखाना चाहते हो, कुल्लू मनाली की फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हो, या कनाडा की दिखाना चाहते हो, किसी भी जगह की सीनिक ब्यूटी दिखाना चाहते हो, वो इमेजेस में आएगी। तो जो पिक्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, फोटोज होती हैं, उन्हें इमेजेस कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। और जो ग्राफ्स होते हैं वो मैंने आपको बता दी, जैसे बार ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, पाई चार्ट है, ये सारे ग्राफ्स हैं। और लाइन ग्राफ्स हैं, जैसे हमने पीछे पढ़े थे, ये सारी जो है इमेजेस हैं। इनको प्रेजेंट करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, वो जो फॉर्मेट यूज होता है, उन्हें ग्राफिक फाइल्स का फॉर्मेट कहते हैं। और ये जो ग्राफिक स्टाइल्स है, दो तरह से बांटा गया है, रैस्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। रैस्टर ग्राफिक्स में क्या होता है? डॉट्स और पिक्सल्स का कलेक्शन होता है, यानी कि बिट मैप्स होते हैं। द कलर ऑफ ईच पिक्सल इज वन ओवर चैनल्स। तो और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये वेक्टर इक्वेशन से आप इसको, यानी कि दो कैटेगरीज में ग्राफिक फाइल्स को भी बांटा गया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उनके फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या होता है? उनके उनके जो जैसे फीचर है, हाँ, जो उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताओं के बेसिस पे उनको बांटा जाता है, रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। फिर कुछ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स उन्होंने बताया मैं, डॉट बीएमपी, आपने देखा होगा, बिटमैप फाइल्स, बीएमपी फाइल्स आप क्रिएट भी करते हो। आप करते हो ना बीएमपी फाइल्स क्रिएट, जब आपकी कोई फोटो होती है, आप उस फोटो को स्कैन करते हो तो वो बीएमपी में आती है। अगर आपने कभी अपनी फोटो स्कैन की हो तो वो बीएमपी फॉर्मेट में आती है। ऐसे सीजीएम फाइल, जिफ फाइल्स, आप जो भी वीडियो, ग्राफिक इंटरचेंज फाइल्स, जिप फाइल्स की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फाइल्स। ये सारी जेपेग फाइल, आप जब भी कोई फाइल, ये जो आपका पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश के थ्रू या वैसे ही आप अपनी स्कैनर के थ्रू जब भी कोई स्कैन करते हैं इमेज, तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है, तो आप फाइल की एक्सटेंशन से फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फाइल टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक फाइल है, इमेज फाइल है, किस तरह की फाइल है। अगर डॉक होगी, उसका एक्सटेंशन डॉक है, तो इसका मतलब वो टेक्स्ट फाइल है। उसका एक्सटेंशन HTML है, तो इसका मतलब वो वेब पेज फाइल है, जिसमें ग्राफिक्स भी हैं, ऑडियोज भी हैं, वीडियोज भी हैं। ठीक है, अगर वो PDF है तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल है। अगर वो .ps फाइल है तो पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है। ग्राफिक फाइल है तो उसमें क्या क्या ग्राफिक के कौन से बताए हैं, यानी कि अगर कोई इमेज को आपने स्कैनर के थ्रू स्कैन किया है या पेंट ब्रश में काम किया है, तो कौन कौन सी फाइल्स होंगी? .bmp फाइल्स, .cgm फाइल्स, .gif फाइल्स, jpeg फाइल्स, ठीक है, JAS फाइल्स। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट फाइल हो, जिसकी पिक्सल जो भी, क्योंकि क्या होता है, जो पिक्चर होती है उसमें कलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और बहुत कहते हैं ना, इतने पिक्सल, 13 मेगा, तेरे कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, हम बात करते हैं ना, तेरे मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। तो वो जो पिक्सल्स वाली इमेज होती है, जो एक एक माइन्यूट थिंग को करती है, आपके बालों के कलर को, आपकी वो जो है पिक्सल वाली जो ग्राफिक्स को कैलकुलेट। विकी, आप अपनी वीडियो बंद कीजिए। ग्राफिक्स वाली फाइल को जो वो करता है, वो JAS फाइल्स होती हैं। और ये JAS फाइल्स बहुत माइन्यूट, छोटे, उसके लिए, विकी आप प्लीज अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। उसके बाद PICT, ये भी, ये एप्पल के लिए है। एप्पल एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट वाला हो गया। उसके बाद एप्पल का जो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज यूज होता है, एप्पल में विंडोज यूज नहीं होता। तो एप्पल के लिए जो ग्राफिक फाइल्स हैं, जो एप्पल के ही प्लेटफॉर्म पे यूज होती हैं, वो PICT फाइल्स हैं। फिर रॉ फाइल्स होती हैं। ठीक है, ये भी ग्राफिक फाइल्स हैं। उसके बाद टिफ फाइल्स हैं। टिफ फाइल्स क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। आप इसको जाकर अगर देखोगे ना, स्कैनर को, पेज सेव एज स्कैनर के थ्रू, तो ये सारी फॉर्मेट्स आएंगे। फिर इसके बाद, इन ग्राफिक फाइल्स के बाद हम कौन से फॉर्मेट्स पे आ गए? ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स पे। मैम हाँ, बोल। PICT फुल फॉर्म मतलब? PICT एप्पल के प्लेटफॉर्म पे रन होने वाली ग्राफिक फाइल्स हैं। वो भी ग्राफिक फाइल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। ओके मैम, थैंक यू। फिर इसी तरह से रॉ फाइल्स, ये भी ग्राफिक को है। टिफ फाइल्स भी ग्राफिक को, जिनकी फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और फिर अब ग्राफिक के बाद हम आ गए ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स पे। और ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और ये मेनली कैसे कितनी तरह की फॉर्म्स हैं?
.au, अगर कोई भी फाइल है उसका एक्सटेंशन .au है तो इसका मतलब वो ऑडियो फाइल है। और ये मैक्स में यूज होती है, मैक्स मतलब वही एप्पल के प्लेटफॉर्म्स पे। डॉट मिड फाइल्स जो म्यूजिकल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस होता है जिसमें म्यूजिकल बाइट्स हैं या गाने हैं, तो उनमें ये की एक्सटेंशन ये होगी। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये एप्पल ने ही डेवलप किया है और ये पहले एप्पल के उसी के लिए था और अब ये दोनों पे, मैक और विंडोज दोनों पे यूज होता है। इनकी एक्सटेंशन है .aiff फाइल्स, ये ऑडियो फाइल्स हैं। MP3 तो आपको पता ही है, आप MP3 प्लेयर भी खरीदते हो कि उसमें जितनी भी ऑडियो होते हैं, गाने होते हैं, वो MP3 पे बजते हैं ना। तो ये MP3 जो है CDs जो होती हैं, ये MP3 प्लेयर में मतलब यही होता है गानों को बजाने के लिए। तो ये उन फाइल्स किस फॉर्मेट में बजी होती है, सेव की होती है, इस फॉर्मेट में। .voc फाइल्स, जो .voc साइज होती है, अगर डिजिटाइज वॉइस को आपको क्रिएट करना है। डिजिटाइज वॉइस मतलब कि आपने जो कंटेंट है उसको आपने डिजिटाइज किया है, यानी कि किताब को कंप्यूटर ने पढ़ा है, किताब को कंप्यूटर ने पढ़ा है और उसको साउंड में क्रिएट किया है। किताब को कंप्यूटर पढ़ के साउंड में क्रिएट क्यों करता है? उन बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो वो वाली फाइल्स कौन सी एक्सटेंशन से होगी? .voc फाइल्स। .wav फाइल, ये जो है विंडोज की मशीन्स के लिए यूज होती है, इसमें भी क्या होता है, ऑडियो फाइल्स की एक्सटेंशन है। तो मैं क्लास खत्म करने के बाद कुछ कुछ फॉर्मेट बताऊंगी और आप लोगों से पूछूंगी कौन सा फॉर्मेट किसे रिप्रेजेंट करता है। अब वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट आ गए। मूवीज भी आप लोग बहुत देखते हैं, जैसे आप ऑडियो सुनते हैं तो .mp3 से आप लोग बहुत फैमिलियर है, इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए .mpg, ठीक है। MPEG 2 DVD क्वालिटी का होता है, फिर MPEG 4 और भी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो ये है हमारी अलग अलग तरह की। फिर QT फाइल्स, क्विक, ये भी एक एप्पल की कंप्यूटर के लिए बनी है और आजकल विंडोज पे भी चलती है। ये भी वीडियो का एक्सटेंशन है, वीडियो फाइल का टाइप है। इसके बाद हम आ गए इंट्रोडक्शन टू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कोलैबोरेट हमें करना पड़ेगा, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में, उसकी प्रेजेंटेशन को हाईली इम्पैक्टफुल बनाने के लिए कि वो जो भी जाए तो जो भी पढ़े तो उसको एकदम अट्रैक्ट करे। तो ये कोलैबोरेशन जो है, वेब पे कोलैबोरेट करने के लिए हमें बड़े सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी से कम्युनिकेट करना है वेबसाइट के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन का कोई चैनल डालना पड़ेगा। जैसे आपने चैट, आप देखते हो ना, पहले वो याहू चैट होती थी, आप चैट कर सकते हो। आजकल स्काइप है, फ्री आती है, SKYPE, स्काइप से कर सकते हो। इसी तरह से कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट मैसेजिंग, IM मीन्स इंटरनेट मैसेजिंग चैट डिस्कशन होता है, ठीक है। फिर कॉन्फ्रेंसिंग, जो जो हम आज बात कर रहे हैं वो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में सारी जो टीम है वो इकट्ठे काम करती है और अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। कोई कंटेंट क्रिएशन को करती है, उसकी टेक्स्ट एडिटिंग को देखती है, कोई ग्राफिक्स की एडिटिंग को देखती है, कोई ऑडियो की कैप्चर और एडिटिंग को देखती है, कोई वीडियो के कैप्चरिंग और एडिटिंग को देखती है। तो मोटा मोटा आपको 4 बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट की क्रिएशन में 4 लोगों की कोलैबोरेशन जरूरी है। एक टेक्स्ट क्रिएटर की, जो अपनी इंटेलेक्ट से, अपनी विजडम से कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को पैदा करेगा और उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में बना देगा। फिर टेक्स्ट एडिटर की, जो उस टेक्स्ट को एडिट करेगा, अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, किसी को अनबोल्ड करेगा, किसी को इटैलिक करेगा और अच्छे से टेक्स्ट को, किसी कलर में करेगा, किसी को थोड़ा बिग करेगा फॉन्ट को, किसी को छोटा करेगा। और टेक्स्ट एडिटर के बाद ग्राफिक्स एडिटर, जो हमने बीच में पिक्चर्स, टेबल्स, ग्राफ्स यूज किए हैं, उनको एडिट करने के लिए ग्राफिक एडिटर। देन ऑडियो, जो हम ऑडियो क्लिप्स उसमें यूज करना चाह रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में, उनको कैप्चर कैसे करना है, कैप्चर मतलब होता है रिकॉर्ड कैसे करना है और उसे एडिट कैसे करना है, उसमें और इफेक्ट्स कैसे डालने हैं। इसी तरह से वीडियो क्लिप्स जो हैं उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए हमें उन जो टूल्स यूज होते हैं ऑडियो क्लिप्स के लिए, और जो फॉर्मेट्स, जिन फॉर्मेट्स में वो स्टोर की जाती हैं फाइल क्रिएशन के बाद, वो फॉर्मेट्स का जानकारी होना जरूरी है। तो ये 4 तरह के चीजों से मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनता है और 4 तरह के लोगों का भी इसमें कोलैबोरेशन होना जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट वाला, ऑडियो वाला, वीडियो वाला और ग्राफिक्स वाला। अब कोलैबोरेशन टूल्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं? जो हमारे कोलैबोरेशन टूल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन
कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए आप सिर्फ यही नहीं कि टेक्स्ट से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कि जैसे अभी आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके लिख रहे हो, नो लिख रहे हो, यस लिख रहे हो, ये चैट के थ्रू कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं बोल कर कम्युनिकेट करूं, तो आप अपना माइक ऑन करोगे, तो उसके लिए वो हो गई ऑडियो। आप कह रहे हो मैं दिखूं भी मैडम को, तो आप अपना वीडियो भी ऑन करोगे। तो ये सारी जो इंटरेक्शंस हैं, इनमें सारे फीचर्स इंसर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टूल चाहिए होता है। ये टूल्स आप तभी आप अपनी वेबसाइट को या ई कंटेंट को कम्युनिकेशन वाला बनाओगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से बातचीत होनी। जो ई डॉक्यूमेंट है वो दोनों तरफ से बातचीत को पॉसिबल करता है। जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो आपके साथ बात नहीं कर सकता, आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हो। तो ई डॉक्यूमेंट है, उसमें ऐसे टूल्स को एम्बेड करके वो आपके साथ बात भी कर सकता है। इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए कोई इंटरफेस यूज करना पड़ता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई टूल। तो उस टूल ऐसा होना चाहिए जो हमें आसानी से हमसे यूज हो पाए। जैसे कि जो पहले डॉस आता था वो काफी मुश्किल था, उसमें आपको याद करना पड़ता था सीडी, ये फिर सीडी स्लैश करके बाहर निकलो। और आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कितना इजी है, आपको जैसे ही आपने सिस्टम खोला तो ना तो आपको कोई डॉस पे कमांड देनी पड़ती है ना कुछ, बस विंडोज अपने आप काम करता है। तो जो इंटरफेस है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इंटरफेस बहुत आगे वन डे बाय डे बेटर होता जा रहा है। तो आपका जो इंटरफेस है वो इजी होना चाहिए, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। और जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन जो है वो वेबकास्ट के थ्रू होनी चाहिए। वेबकास्ट हम ये जो भी हम कर रहे हैं वो वेब के थ्रू ही कास्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू लेक्चर देना जो अभी हो रहा है। और इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। तो जो हमारा कंटेंट डेवलपमेंट है वो दो मॉडल्स में होता है, सिंक्रोनस मॉडल और एसिंक्रोनस मॉडल, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब ये जो लास्ट का है कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट 12.3.3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जितने भी हमारे ई लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ई लर्निंग के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ई लर्निंग करवा रहे हैं, उन्हें कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलप करना होता है, मिलकर कंटेंट डेवलप करना होता है। और कंटेंट को डेवलप करने के लिए उन्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करनी पड़ती हैं, जिन एप्लीकेशंस को क्या कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे मूडल, MOODLE, मूडल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने का सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हमने एक साइट पर कल पिछली बार किसी बच्चे ने फाइंड आउट बोली थी, कोर्सीरा। कोर्सीरा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोर्सीरा एक वेबसाइट है जिसपे बहुत सारी ऑनलाइन ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, ई लर्निंग कोर्सेज हैं, जिनको आप कर सकते हो और ये कर सकते हो। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये हमारा एक इवॉल्व वे है। इवॉल्व क्या है, मतलब कि जब हमने ई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने शुरू किए, जिसमें सारी चीजों को कोलैबोरेट किया, इकट्ठा किया, तो ई डॉक्यूमेंट के क्रिएट करने के बाद हमने कंटेंट को सिलेबस में बदला, सिलेबस में लेक्चर्स डाले, लेक्चर्स में इंटरेक्शन डाली स्टूडेंट और टीचर की। और उस इंटरेक्शन के बाद हमने उसमें इवैल्यूएशन भी डाली कि बच्चे का एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकता है। ये सारा ई लर्निंग हमने कर दिया, कि यानी कि जो चीजें फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर वे में लर्निंग होती थी, ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब चार दीवारी में जो हम लर्निंग करते थे, हमें जाना पड़ता था, वो लर्निंग हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सारी वो सारे एस्पेक्ट्स बल्कि बेटर वे में, हम अपने कंटेंट को बेटर वे में डिलीवर कर सकते हैं। और इसकी जो रीच है, पहुंच है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर वे में पढ़ाई करी जाएगी तो एक क्लासरूम में मैक्सिमम 50 या 70 बच्चे बैठने की लिमिट होगी। एक टीचर एक एट अ टाइम 70 बच्चों से बात कर पाएगी, और फिर लोगों का आने जाने का खर्चा, ये वो। तो और वहां पंखा चलेगा, लाइट चलेगी, ब्लैक बोर्ड, ये सब। उसके अलावा फिर स्टाफ रखना पड़ेगा क्लासरूम में झाड़ू लगाने के लिए, ये सब करने के लिए। इन और दूर दराज के बच्चे उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन सब चीजों को, जो ऑनलाइन कंटेंट है जो बनाया जाता है, कोलैबोरेटिव कंटेंट है, वो सारे इन सब बाधाओं को पार करता है। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोगों ने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, जिनका उद्देश्य यही था कि पढ़ने के कंटेंट को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना इंटरैक्टिव मेथड में।
इंटरैक्टिव मेथड जिसमें स्टूडेंट्स भी उसे बच्चों इंटरैक्ट भी कर पाए, ज्यादा अच्छे से समझ पाए और ज्यादा लेवल तक इनका पहुंच दूर दराज के एरिया तक पहुंच पाए, क्योंकि आजकल मोबाइल और इंटरनेट तो गांव में भी है। आप किसी रिक्शा वाले के पास को भी देखोगे तो उसके पास भी स्मार्टफोन है। अगर वो तो उसके वहां पे बिजली कम टाइम पे भी आती है तो जितने टाइम आती है वो अपना स्मार्टफोन अगर चार्ज कर ले, और इंटरनेट के तो हर जगह टावर्स हैं, तो वो उसके थ्रू पढ़ाई कर सकता है और समझ सकता है। उसे शहरों में भागने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑनलाइन लर्निंग मॉडल जो है ये बहुत सक्सेसफुल है। इसका सीधा सीधा जो एग्जाम्पल है वो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है इग्नू, जो हर दूर दराज एरिया के बच्चे को रीच करती है और उसको पढ़ने का मौका प्रोवाइड करती है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने दिए हुए हैं। अब इसमें जो है, जिस लास्ट टाइम हमने मूडल पढ़ा था, इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि वर्ड प्रेस है, जूमला है, ड्रूपल है। ये वेब पर क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बेसिकली है ना बेटे, वो ई लर्निंग से रिलेटेड है। ई लर्निंग क्या होती है? ऑनलाइन लर्निंग। जैसे अगर आप अभी जो कर रहे हो एक तरह से ई लर्निंग है, ठीक है। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इसमें से ये सारी चीजें डाली जाती हैं, रिपोजिटरीज। अब जैसे अगर आप सिंपल यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहां पे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रेफर करने हैं तो आप लाइब्रेरी में जाते हो। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में तो आप कहाँ जाओगे? डिजिटल रिसर्च रिपोजिटरी सिस्टम्स, यानी कि रिपोजिटरीज बना दी जाती हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, विकिपीडिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इसके बाद आप सीधा आ जाइए, इसके बाद आप सीधा आ जाइए पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे आप आ जाइए। इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? जब भी हमें कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलप करना है, ठीक है, मिलकर कंटेंट डेवलप करना है जो ई लर्निंग पर्पस से, कि जो लर्निंग के पर्पस से, तो उसमें कुछ कुछ बेस्ट मतलब होता है सबसे बढ़िया। प्रैक्टिस मतलब प्रक्रिया, किसी भी काम करने की प्रक्रिया होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होंगी आज के काल में? अपने हाथ बार बार धोएं, बाहर निकलें तो मास्क लगा के वो निकलें, लोगों से थोड़ा दूरी बना के बात करें, घर में बहुत बड़ा फंक्शन ना करें। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस से कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट होता है? आपको सबसे पहला जो इन्होंने बोला हुआ है, सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, इंक्लूडिंग कस्टमर्स ऑफ द इंटेंडेड कंटेंट। यानी कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये पढ़ रहे हो, बीएलआईस कर रहे हो, तो इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है? एक तो यूनिवर्सिटी है जिस जो ये कोर्स करा रही है, एक जो सारे हम एकेडमिक काउंसलर्स हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं। हमारे पे निर्भर करता है हम कैसा बच्चों को अपना इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग भी स्टेक होल्डर्स हो। अब आप नहीं है तो ये कोर्स कैसे चलेगा? तो ये सारे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो रिसीवर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे डिलीवर्स हो। प्रोड्यूसर कौन है? इग्नू। डिलीवर्स कौन है? एकेडमिक काउंसलर्स। और रिसीवर्स कौन है? स्टूडेंट्स। ये सारे ही जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस अगर हम पिकअप करें तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डिलीवर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, चाहे रिसीवर्स हो, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो जब भी आपने कंटेंट क्रिएट करना होता है तो आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो कि कौन कौन इसमें आएगा, किस किस का इससे लेना देना है इस सारे प्रोसेस से, ठीक है। फिर आप जिसके लिए बना रहे हो कंटेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। कंटेंट जो है लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, कि अभी जो बीएलआईएस का कंटेंट है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, कि क्या क्या स्टूडेंट्स को सीखना जरूरी है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बैचलर्स डिग्री अटेन करने के लिए। तो जो ये सारा कंटेंट क्रिएट किया गया, ये आपको ध्यान में रख के किया गया। फिर गोल्स, क्या आपके जो आपने मैं बीएलआईएस का एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मान लो अगर बीएलआईएस का ही मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं गोल्स की, मेरा गोल क्या है, बीएलआईएस से मैं बच्चों को क्या क्या सिखा के बाहर भेजना चाहती हूँ, मेरे गोल्स क्या है। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट टीम एंड विद देयर इंटेंडेड गोल्स, फिर मैं अपनी प्रोजेक्ट टीम बनाऊंगी कि कौन क्या क्या पेपर लिखेगा, कौन से पेपर का कंटेंट कौन बनाएगा। जैसे ये BLIS 228 है, किसी ने इस कंटेंट को बनाया होगा, कौन कौन से पेपर का कंटेंट बनाएगा और उसके क्या रूल्स होंगे।
एडिटिंग ऑफ द कंटेंट थ्रू अ प्रोसेस वर्कफ्लो। फिर आप उस कंटेंट को एडिट करोगे, फिर मॉडलिंग करोगे, मतलब उसका मॉडल बनाओगे कि ये इसके ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर फैक्ट्स डालोगे, जो भी डेटा आप डाल रहे हो आप उसमें अपना ओपिनियन नहीं डालोगे, जो ऑथर है किताब का वो अपना ओपिनियन नहीं डालेगा, फैक्ट्स बताएगा। कि फैक्ट्स का मतलब होता है सच्चाइयां। हमें एजुकेशन में सच्चाई से अवगत कराना है बच्चे को। अब जो मेरी कोई मान्यता है, अगर मैं किसी पॉलिटिकल साइंस पे किताब लिख रही हूँ तो मैं अपनी, अगर मैं बीजेपी को मानती हूँ या कांग्रेस को मानती हूँ तो मैं अपनी मान्यता उसमें नहीं लिख दूंगी, अपना ओपिनियन जो सच्चाई है वो ही लिखूंगी। कि जितना तो फैक्ट्स डालने होते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेंट को फिल्टर करोगे और एक क्लीन वेबसाइट बनाओगे कस्टमर्स के लिए। फिर क्लासिफाई करोगे कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में। कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज क्या होती है? एक तरह से इंडेक्स ही होता है। जैसे आप किताब में कौन सा वर्ड बार बार यूज हुआ है, मैंने बताया था आपको, इंडेक्स के थ्रू यूज करते हो। इसी तरह से वेबसाइट पे कौन सा वर्ड बार बार कौन सी पेज पे यूज हुआ है, उसके लिए आप कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज का यूज करते हो। फिर प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, किस तरह से जो जेनरिक टाइप की इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंस्टीट्यूट वो कहाँ आएगी, अबाउट दी गवर्निंग बॉडी कहाँ आएगी, कौन से कोर्सेज हैं, कैसे उसे प्रेजेंट करोगे कि जेनरिक से स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन की तरफ कैसे जाओगे। फिर कौन सा डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखोगे और कैसा सर्चेबल बनाओगे उसे, कि किस किस तरह से वो सर्च हो सकता है कंटेंट। और कैसे अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे कि वो इंफॉर्मेशन विजुअली भी, ग्राफिक्स के थ्रू भी लोगों को दिखाई जा सके। और कंटेंट डेवलपर्स जो कंटेंट बना रहे हैं उन्हें ट्रेन करोगे कि इस सिस्टम को कैसे हैंडल करना है और ई फॉर्म में सिस्टम को कैसे एंटर करना है। कंटेंट को क्रिएट करना है और उसमें मेटा डाटा टैग करना है। मेटा डाटा एक ऐसा वर्ड है जो हर लाइब्रेरी साइंस के बच्चे को पता होना चाहिए। मेटा डाटा का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को मेटा डाटा कहते हैं। और सिस्टम को स्केलेबल बनाना है। स्केलेबल हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम छोटे से बड़े स्केल की तरफ जाते हैं। मतलब अभी अगर हमने 100 बच्चों के लिए बनाया तो हमें 1000 लाख करोड़ बच्चों तक पहुंचना है। इसको इस तरह का सिस्टम बनाना है जिसे हम लेटर ऑन किसी स्टेज पे बड़े स्केल पे भी कर सकें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ आप जा सको। कंटेंट को इस तरह का बनाना है कि वो उसके वर्जन्स ट्रांसफॉर्म हो सके, यानी कि कई नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट हो जो नए वर्जन में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सके। तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि ये प्री रेक्विजिट्स हैं, पहली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको, अगर आपने ई कंटेंट बनाना है तो उसके लिए आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप जो वेबसाइट का कंटेंट बनाते हो उसकी भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है। कैसे बनाते हो आप उसको? वेबसाइट की 5 स्टेजेस हैं, वेब कंटेंट बनाने की 5 स्टेजेस हैं। पहला कि वेब डेवलप किया जाता है, नीचे आ जाओ बेटा। पहला जो वेब डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसका क्वालिटी का अप्रूवल लिया जाता है कि जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की है उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर उसे पब्लिश किया जाता है, फिर उसे अनपब्लिश भी किया जाता है और फिर उसे आर्काइव किया जाता है। ठीक है, तो अब ये पिक्चर पे आ जाओ, पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं हम इसे। आर्काइव मतलब मैम? आर्काइव मतलब होता है कि किसी जो इंफॉर्मेशन मैंने पिछले हफ्ते डाली, जो नई इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी और जो पिछले 6 दिन की है वो आर्काइव में चली जाएगी। पुरानी इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो जाती है उसे कहते हैं आर्काइव। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी में अगर 21 अखबार आते हैं तो 21 जो आज के अखबार हैं, 27 जून के अखबार हैं या 26 जून के अखबार हैं, वो आप 26 जुलाई के वो आप डिस्प्ले में रखते हो। जो 1 से 25 जुलाई के हैं वो कहाँ रखते हो? वो आर्काइव्स में चले जाते हो। अगर कोई वो उन्हें रेफर करना चाहता है तो आप कहते हो आर्काइव्स में देख लो। आर्काइव का मतलब होता है पुराने इश्यूज को रखने, स्टोर करके रखना, उसे कहते हैं आर्काइव्स। तो जो अब इसकी फिगर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। 5 स्टेजेस में एक वेब पब्लिश होता है, वेबसाइट पब्लिश की जाती है। पहली स्टेज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेज में जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उसे डेवलप करता है कौन? ऑथर। अपनी इंटेलेक्ट यूज करके, अपनी विजडम यूज करके वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो फैक्ट्स हो, ओपिनियंस ना हो, फैक्ट्स को करता है, कंपाइल करता है और उनको पब्लिशिंग के लिए देता है। फिर उसे अप्रूवल के लिए जाता है। कोई भी कंटेंट जब बनता है
तो उसे और जो पीयर्स हैं उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उसे वो खंगालते हैं, छानते हैं कि भाई इसने अब कंटेंट जो बनाया है वो पब्लिशिंग के लायक भी है या नहीं, और फिर अप्रूवल के बाद वो क्वालिटी कंट्रोल पे जाता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जो एक एजेंसी है, जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं, लिखता तो कोई है, पर उसे फिर एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगर एनसीईआरटी उस किताब को छाप रही है तो पहले अपने एडिटर से, अपने जो कमेटी होती है उनसे अप्रूव कराती है कि इस ऑथर ने मैथ्स की ये किताब लिखी है 8वीं के लिए, इससे पहले आप अच्छे से देखो कि सारे फैक्ट्स हैं इसमें, सब सवालों के जो स्टेजेस होनी चाहिए, कोई पहले हल्का एग्जांपल्स दिए हैं कि नहीं इसने पहले, फिर एक्सरसाइजेस में कितने क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो सारी क्वालिटी अप्रूवल की जाती है। उसके बाद पब्लिशिंग की स्टेज आती है। पब्लिशिंग में हर एक जो कंटेंट है उसके साथ मेटा डाटा डाला जाता है। मेटा डाटा मैंने आपको बता दिया, जैसे एक हम फिजिकल डॉक्यूमेंट की बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं उसे उसका मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी निकालोगे तो उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, उसका पता तो पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसका पता ही नहीं पता तो आप कहाँ से उसे ढूंढोगे? अगर अपनी बिब्लियोग्राफी में उसका पता दोगे कि भाई ये इसका टाइटल है, ये ऑथर है, इस पेज पे इस जर्नल में छपी है, तो ही तो बंदे को पता चलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की हमेशा मेटा डाटा तो आपको करनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से अटैच होता है मेटा डाटा। जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उससे तो अटैच फिजिकल डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती हैं। ठीक है, फिर मेटा डाटा क्रिएट करने के बाद वो कंटेंट आप पब्लिश करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? जो चीजें वो हैं, क्या नाम है, रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें आप अनपब्लिश करके आर्काइव में डाल देते हो। क्योंकि हर दिन हर डॉक्यूमेंट में आप देखते हो वेबसाइट में नई नई इंफॉर्मेशन आती है। जो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसे आप स्टोर कर लेते हो। आर्काइव का मतलब है स्टोर करना, उसे आर्काइव कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, और नई इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देते हो। तो ये कंटेंट की डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल है। अब उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस। इश्यूज एंड चैलेंजेस जो हैं कौन कौन से हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखने होते हैं? एक तो क्वालिटी, जो हमने देख ही लिया कि सिर्फ कंटेंट डेवलप करके कोई भी कंटेंट डाल नहीं सकता, उसके लिए जरूरी है कंटेंट के क्वालिटी का अप्रूवल लेना। उसके अलावा वैलिडिटी, कि आपका जो कंटेंट है वो कब तक वैलिड रहेगा, ये भी असर्टन करती है एक बॉडी। और उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कमर्शियल हैं, जैसे .com वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपनी मार्केटिंग कर रही होती हैं। ठीक है, वो वेबसाइट्स एजुकेशनल पर्पस के लिए बेटर नहीं मानी जाती। एजुकेशनल पर्पस के लिए कौन सी वेबसाइट्स बेटर मानी जाती हैं? जिनका एक्सटेंशन .edu, .ac in, edu मतलब एजुकेशन है, .ac.in मतलब एकेडमिक है। ठीक है, या .gov.in यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। .nic.in क्योंकि NIC भी गवर्नमेंट की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बॉडी है। .nic.in, ये सारी जो हैं ये ऑथेंटिक हैं। तो ये सारी चीजें भी, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको इग्नू के बारे में कुछ जानना है तो आप किसी से भी तो कुछ नहीं पूछोगे ना, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इग्नू के ऑफिस से ही मिलेगी। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी मच असेंशियल वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं डाल दोगे। इसके बाद आप सेल्फ चेक आंसर्स पे आ जाइए। इम्प्लीकेशंस फॉर लाइब्रेरी कुछ नहीं है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि लाइब्रेरी वेब 2.0 से हम लाइब्रेरी 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें हम ई कंटेंट भी डेवलप कर रहे हैं, डिजिटल रिपोजिटरीज भी डेवलप कर रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो अप कर रहे हैं। अब सेल्फ चेक आंसर्स जरूर हमें लास्ट में पढ़ने चाहिए। हमें मीडिया जो है, बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ मीडिया, जो टूल्स हैं वो हम 4 भागों में बांट सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग टूल्स, ग्राफिक एडिटिंग टूल्स, ऑडियो कैप्चर एंड एडिटिंग टूल्स, वीडियो कैप्चर एंड एडिटिंग टूल्स। और ऑडियो फाइल्स के ये फॉर्मेट्स हैं जो हमने पढ़ लिए। ऑडियो फाइल्स आइडेंटिफाई होती हैं इन एक्सटेंशन से, वीडियो फाइल्स आइडेंटिफाई होती हैं इन एक्सटेंशन से जो नीचे दी हुई हैं, MPG, QT। और कोलैबोरेटिव कंटेंट डेवलपमेंट में इंडिविजुअल्स अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो ग्राफिक एडिटर है वो ग्राफिक एडिट करता है, जो ऑडियो एडिटर है, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंटेंट बनाना है हमें, जिसमें ये सारे फॉर्म्स डालने हैं मीडिया के। और जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं,
उनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक ई लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक कोलैबोरेटिव कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एक डिजिटल रिसर्च रिपोजिटरी सिस्टम। ठीक है। और विकीज क्या होती हैं? विकीज एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप एडिट कर सकते हो, जिनमें आप किसी भी टर्म को की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देख सकते हो और आप खुद भी उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन को पे कुछ ऐड कर सकते हो। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हमने अच्छे से पढ़ लिया कि उसमें हमें सारों को आपस में वो करना होता है, कंटेंट को, ऑथर को, कंटेंट डेवलपर को अप्रूवल करके सारा मेटा डाटा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। वेब कंटेंट क्या होता है? वेब कंटेंट में वो होता है जिसमें टेक्स्ट के अलावा ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स हो। और कंटेंट डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल के ये 5 स्टेजेस होती हैं, वो भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद कीवर्ड्स हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, कौन कौन उसको पहुंच कर सकता है। जैसे अगर आप बोलो कि लाइब्रेरी किस किस को एक्सेसिबल है, तो अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में हो तो आप बोलोगे ये लाइब्रेरी एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और यहाँ के स्टाफ को, बाहर वालों को नहीं। अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके लिए है, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी जाके मेंबर बन सकता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच। ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी ऐसे बंदे के मुंह से आ रही है या वेबसाइट से आ रही है जो ऑथराइज्ड है, तो उसे ही हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। अगर मान लो मेरे घर में कुछ खराब हो गया, तो एक इंजीनियर आके अगर मुझे बोलेगा कि ये चीज ऐसे ठीक होगी, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानूंगी। ये नहीं कि कोई चलता फिरता आदमी उसे बोले इसे ऐसे कर लो। ठीक है। जैसे आप बीमार हो तो डॉक्टर की दवाई ही आप लोगे, किसी ऐसे घरेलू नुस्खे पे नहीं जाओगे। तो ऑथेंटिसिटी मतलब कि जो बंदा उसके लिए ही जाना माना गया है, जो ऑथेंटिक है, जिसके पास डिग्री है, जो मान्य है, उसे कहेंगे ऑथेंटिकेशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दी कि ऐसी प्रक्रियाएं जो हम फॉलो करते हैं एक प्रोसेस को करते हुए, जिससे वो प्रोसेस अच्छे से हो, बेस्ट तरीके से हो, तो उन प्रक्रियाओं को बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। कंटेंट लाइफ साइकिल की, कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको फिर एडिट करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी डिलीवरी कैसे हो और लोग उसे कैसे यूज करें, पूरे कंटेंट को क्रिएट करने से लेकर रिसीवेबल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कंटेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। मेटा डाटा मैंने आपको बता दिया कि मेटा डाटा क्या होता है। अगर आपको सर्च करनी है कोई भी आइटम, उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आप सर्च कर पाओगे, तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन मतलब वही उसका एड्रेस, उसका मेटा डाटा है। कोई भी जो आइटम आपने इंटरनेट पे डाली है, चाहे वो वीडियो ग्राफिक्स है, चाहे ऑडियो है, चाहे टेक्स्ट है, उसका कोई ना कोई मेटा डाटा जरूर होता है, जिसके थ्रू दोबारा आप उस पर पहुंच के उसको एडिट या रिव्यू कर सको। अगर उसका मेटा डाटा ही नहीं है तो आप उसे ढूंढोगे कैसे? इंटरनेट पे तो इतनी सारी चीजें हैं। तो मेटा डाटा एक तरह से किसी भी ई कंटेंट का एड्रेस है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यही होता है जिसमें बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब ये होता है बहुत सारे, और मीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया को जब इकट्ठा कर देते हैं तो वो मल्टी मीडिया हो गया। जैसे टेक्स्ट एक मीडिया है। टेक्स्ट कौन सा मीडिया है? इंफॉर्मेशन को टेक्सचुअल वे में कन्वे करने का। तो जब टेक्स्ट के साथ आपने ग्राफ भी जोड़ दिया, ऑडियो भी जोड़ दिया, वीडियो भी बढ़ दिया, तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट बन गया। अभी जो आप डॉक्यूमेंट बढ़ रहे हो वो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट नहीं है, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। पर अगर आप इंटरनेट पे जाते हो तो वहाँ मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडियाज को क्लब किया होता है, एक साथ इकट्ठा किया होता है। ओपन कंटेंट वो होता है जिसमें आप फ्रीली यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को, जो डाल देते हैं। जैसे ओपन रिपोजिटरीज होती हैं, वो उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, कोई भी जाके उन्हें यूज कर सकता है, उनको एडिट भी कर सकता है अगर एडिट उसने परमिशन दी हुई है क्रिएटर ने। अदरवाइज ओपन वो है जिसकी कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, हर कोई अक्रॉस द वर्ल्ड उसे यूज कर सकता है। और वेब 2.0 हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटरैक्शन इंसर्ट हो गई। पहले स्टैटिक वेब था, स्टैटिक वेब जब डायनेमिक बना तो वेब 2.0 हो गया। और विकी भी मैंने आपको बता दिया कि विकी एक तरह का ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, जो यूजर्स ही क्रिएट करते हैं और हर वर्ड की डिस्क्रिप्शन को हर एंगल से लिखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया में होता क्या है? यही तो होता है। अब उसके आगे जो लास्ट यूनिट है इसका, वो है वेब मार्केटिंग। ठीक है। ये भी हम करने की कोशिश करते हैं, वेब मार्केटिंग। वेब मार्केटिंग क्या होती है कि अब आपने देखा होगा कि हर चीज, अगर हम ऑनलाइन किसी भी चीज को वो कर रहे हैं,
रीच में लेके जा रहे हैं किसी के, तो वो ऑनलाइन चीज की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता क्या है, मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है आपने कोई भी चीज, चाहे वो रिसोर्स है चाहे वो सर्विस, अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके ऑडियंस तक उसके बारे में उसकी वो करनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि देखो ये चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मार्केटिंग अब, क्योंकि अब हम वेब मोड में रह रहे हैं, आज की डेट में हम हर चीज जो फिजिकल फॉर्म में है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेब। ये वेब के थ्रू, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं। तो जब हम वेब के थ्रू अपनी रिसोर्सेज या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्स क्या होती है, कोई भी, जैसे किताब है, पीरियोडिकल है, ये सारे रिसोर्स हैं। जो चीजें फिजिकल हैं उन्हें रिसोर्स कहेंगे, और जो चीजें हम सेवाएं देते हैं वो सर्विसेज होती हैं। रिसोर्स होती है कि कोई किताब बेच रहा है तो किताब है ना, वो कोई चीज बेच रहा है तो वो रिसोर्सेज हुए। और अगर कोई सर्विस, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, मैं कोई चीज बेच नहीं रही पर मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ, सेवा दे रही हूँ, जो मुझे समझ आता है, जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है उसको मैं आप लोगों तक देने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये सर्विस है। तो हम सेवा, जो जो भी सेवा या रिसोर्स हम वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हैं या एक्सेसिबल कराते हैं लोगों को, वो क्लाइंटेल तक पहुंचे। क्लाइंटेल कौन होता है, जिसके लिए वो क्रिएट की गई है, उसको, उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेब मार्केटिंग एक अलग से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज की डेट में बन गया है, जो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को या रिसोर्सेज को, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज एक ही बात है, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है इंटरनेट पे। कि मान लो दो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज तो इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अपने नाम से ही स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, उनमें ऑथेंटिसिटी होती है। क्यों अट्रैक्ट करती हैं अपने नाम से, क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सालों से बनी हुई हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी की वजह से लोग उनसे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें इतनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पर जैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जो एमबीए कराते हैं, कुछ बी स्कूल्स होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल, उन्हें अपनी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है अपनी एजुकेशन की भी, कि हमारे पास ये है। तो ये जो मार्केटिंग है वो अपनी सर्विस की मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू करते हैं। और कुछ लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वो वेब के थ्रू करते हैं, उसी को वेब मार्केटिंग कहा जाता है, ठीक है। और वेब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में भी यूज होता है। जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सर्विसेज हैं, इनकी भी हमें मार्केटिंग करनी होती है एज अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। हमें अपनी लाइब्रेरी की सर्विस को मार्केट करना होता है, उसी का एक हमने तरीका सीखा था, करंट अवेयरनेस सर्विस और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज रोज आ रहे हैं, इतना पैसा हम अपनी लाइब्रेरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारे यूजर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो जो जितना पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो यूजलेस है। इसलिए अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कराने के लिए हम मार्केटिंग करते हैं। तो हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की भी हम मार्केटिंग करते हैं। अगर हमने ई रिसोर्सेज नए सब्सक्राइब करे हैं तो उनकी मार्केटिंग करते हैं कि हमने यह नया डेटाबेस लिया है, या नया ई रिसोर्सेज आए हैं। इसको हम इंटरनेट मार्केटिंग और वेबसाइट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के नामों से जानते हैं। आप इन्हें रीड कर लेना, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंटरनेट मार्केटिंग की, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बाद वेब मार्केटिंग, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की हम कैसे करते हैं, अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उस पर सारे रिसोर्सेज लिस्ट करते हैं और रिसोर्सेज से अवगत कराते हैं अपने यूजर्स को कि देखो हमारी लाइब्रेरी में ये रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हर किसी भी फॉर्म का हो, फिजिकल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, रेफरेंस रिसोर्सेज। वी apprise the users about the various forms of resources available in our library, और उनकी यूजेज को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टैक्स यूज करते हैं। हम कहते हैं कि जो बुक रिव्यू, कोई कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कोई प्राइज देते हैं कि भाई जो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ के उनका बुक रिव्यू सबमिट करेगा उसको ये प्राइज मिलेगा।
ये तरीके होते हैं। जैसे आप देखते हो कि कोई प्रोडक्ट खरीदे उसके साथ ये चीज फ्री, तो लोगों को फ्री चीज चाहे सिंपल ही मिले, 5 रुपए की चीज मिले, लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो सिंपल चीज की तरफ वो उस चीज को पकड़ते जरूर है, उस चीज को उठाते जरूर है। अच्छा इसके साथ क्या फ्री है, चाहे वो चीज आपके मतलब की भी ना हो, बट आप फ्री का टैग सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी पता है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की तरफ हमें लोगों को जैसे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनकी मार्केटिंग टेक्निक क्या होती है कि वो कहते हैं इस तारीख से पहले जो बच्चे एनरोल करेंगे उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 20% स्कॉलरशिप, एक छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा, हो सकता है 50% स्कॉलरशिप। तो ये उनकी मार्केटिंग तरीके है। जैसे फिट जी है, ठीक है, फिट जी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको भी इस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई हमारी 1 लाख रुपए फीस है, पर आप ये एग्जाम दोगे इसमें आपको स्कॉलर तो आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारे जो तरीके हैं ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। और क्या नाम है इसका, इसको आप पढ़ लेना, ये कुछ इसमें ज्यादा वो नहीं है। फिर वेब मार्केटिंग प्लान क्या है कि आपको अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, और सारी चीजों स्ट्रैटेजी में आपको सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी क्या कॉस्टिंग आ रही है उन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में, तो फिर आपको प्राइसिंग ऑप्शंस कैसे प्रमोट करोगे, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बजट करोगे, किसे मॉनिटर करोगे, मॉनिटर करना देखना। और फिर अपना लाइब्रेरी का पूरा, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है, जैसे अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी है, या जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी है, या जो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो सबके लिए ओपन है, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वो अपनी लाइब्रेरीज को मार्केट करती हैं, अपनी सर्विसेज को मार्केट करती हैं, और क्विजेज रखती हैं, वेबिनार्स रखती हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखती हैं जिसमें प्राइजेस इंट्रोड्यूस करती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी लाइब्रेरीज को, उनके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को स्टडी करें। इसी तरह से कुछ केस स्टडीज लास्ट में दी हुई हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज ने कैसे कैसे मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को की विजिबिलिटी को एनहांस किया। एनहांस करना मतलब होता है बढ़ाया, और क्वालिटी को बढ़ाया, क्योंकि आप जितना ज्यादा पॉपुलराइज करोगे अपनी चीजों को, जितना ज्यादा लोग उसे पढ़ेंगे, उतना ज्यादा उसमें खामियां या वो बताएंगे कि इसमें ये चीज भी होनी चाहिए उसमें, तो उतना आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मार्केटिंग क्या होती है, जब आप कोई किसी एजेंसी को एफिलिएट कर देते हो, कि आप अपने लिए खुद मार्केटिंग नहीं करोगे, आप किसी एजेंसी को अपनी मार्केटिंग दे देते हो कि भाई तुम्हारे को हमने कह दिया तुम हमारे इंस्टीट्यूशन की रिसोर्सेज और सर्विसेज को एडवर्टाइज करो। एफिलिएट करना, जैसे आप कहते हो कि ये जो BLIS डिग्री है कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आपने कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है, तो उसे आप कहोगे इग्नू। तो एफिलिएट मतलब किसी और को मार्केटिंग असाइन कर देना, क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। अब आप देखो मूवीज लॉन्च होती हैं, मूवीज की मार्केटिंग खुद थोड़ी ना करते हैं वो लोग, मूवीज की मार्केटिंग के लिए उन्होंने अलग ग्रुप्स बना रखे होते हैं जो उनकी मूवीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स क्या होता है, की कंपोनेंट ऑनलाइन मार्केटिंग का, a key component of online marketing that involves a measurement and analysis of data produced by websites, online campaigns, and other interactive initiatives. Analysis can be used to document the effectiveness of online efforts, calculate financial returns, and discover worthy enhancements as indicated by user behaviors. Analytics बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा यूज होती है। डेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डेटा के बिना दुनिया नहीं है, रोटी के बिना है, डेटा के बिना नहीं है। तो डेटा को एनालाइज किया जाता है, डेटा जो इतना रिप्रोड्यूस हो रहा है, डे बाय डे बन रहा है, उसको हम एनालाइज किया जाता है। एनालिटिक्स की प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका सिर्फ काम ही होता है डेटा को एनालाइज करना। वो डेटा को नापते हैं अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे, और देखते हैं कि कित डेटा का क्या असर हो रहा है, और उसके हिसाब से वो यूजर के बिहेवियर को असर्टन करते हैं, ठीक है। जैसे आप आजकल वेबसाइट खोलते हो तो वो अपने आप कहता है लास्ट टाइम यू वर सर्चिंग फॉर दिस, तो क्या है, पीछे डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं जो एनालाइज कर रहे हैं कि आप किस किस चीज में इंटरेस्टेड रहते हो, और वो अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। अब लोगों का, अब कितनी सारी चीजें लोगों ने माइंड से इनोवेट करी डेटा को एनालाइज की। लोग भाई जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो सारे लोग LTC लेके घूमने जाते हैं, तो कितनी कितनी चीजें ऐसी भी आ गई कि ऑनलाइन ही आप घर पे बैठे बैठे अपना होटल सिलेक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जो आपको अगर ऑफलाइन करते हो तो उससे काफी सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ टाइप्स कर रखे होते हैं, वो
इकट्ठे 15-20 कमरे उठा लेते हैं, जिससे होटल को भी फायदा होता है और उन्हें भी फायदा होता है, और वो 15-20 कमरों को आगे लेट आउट कर देते हैं। तो ये एनालिटिक्स से ही ये सारी चीजें और ये ऑप्शंस एक्सप्लोर होती हैं डेटा को एनालाइज करने से। डेटा को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसको टेबुलेट किया जाता है, उसको बड़े बड़े अलग अलग पैरामीटर्स पे, जैसे कि कितने लड़के प्रेफर करते हैं जिम में जाना, कितनी लड़कियां प्रेफर करती हैं, ये डेटा है। तो लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करें जिम जाने से, ये सारे पर्पस किए जाते हैं आगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैनर एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि कई बार आप देखते हो सोसाइटीज में, कॉलेजेस में बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, और वो बैनर लगाने की वो फीस देते हैं उस जगह को, कि आप हमें अपने कॉलेज में ये बैनर लगाने दो, हम आपको इतना पैसा देंगे, जिससे हमें आपके कॉलेज में 5,000 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो 5,000 बच्चों की नजर उस बैनर पे पड़ेगी, आप अपनी जगह को हमें यूज करने दो, या आप अपनी सोसाइटी के गेट को यूज करने दो, तो हम उसकी जगह आपको पैसे देंगे। आगे चलिए, बैनर एडवर्टाइजमेंट से आगे चलो बेटा। हाँ, कन्वर्जन रेट, ये क्या होता है, कितने जो टारगेटेड वेब यूजर्स हैं वो सच में ऑनलाइन कुछ करते भी हैं, कुछ लोग सिर्फ ब्राउज करते हैं। जैसे आप मॉल्स देखते हो, इतने बड़े बड़े मॉल्स खुले, पता नहीं करोड़ों रुपया मॉल्स पे लगता है, पर आपको लगता है कि जितने भी लोग मॉल में विजिट करते हैं वो सारे परचेजिंग भी करते होंगे? मॉल में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतनी एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं, तो मोस्टली लोग मॉल में एंजॉय करने जाते हैं, बस कुछ परसेंटेज होते हैं जो एक्चुअली परचेज करने जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ जो ऑनलाइन चीजें हैं लोग सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, खरीदते नहीं है। तो जो एनालिटिक्स है वो ये कन्वर्जन रेट निकालती है कि भैया टोटल जो वेब के यूजर्स हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक्चुअल कंप्लीट स्टेप करते भी हैं, उसको परचेज करते भी हैं और वेब को यूज करते भी हैं, तो वो उसे कहते हैं कन्वर्जन रेट। सर्च इंजन आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कि सर्च इंजन क्या होते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बिना किसी भी वेबसाइट को आप यूज ही नहीं कर सकते। एक ऐसा, सॉरी वो तो ब्राउजर होता है, सॉरी वो तो ब्राउजर होता है। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इंटरनेट की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी कीवर्ड के थ्रू सर्च करके निकाल सकते हो। कोई भी कीवर्ड डालोगे, जैसे अगर आप गूगल एक सर्च इंजन है, आपको मान लो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ निकालना है, तो आप गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप करोगे तो वो उस कीवर्ड को यूज करके जितनी भी इंफॉर्मेशन कितनी भी वेबसाइट से पड़ी है वो निकाल के आपको दे देगा। उसके बाद आ गए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडेक्स, मैट्रिक्स जो है इंडेक्स का सिनोनिम है, कोई भी इंडेक्स जो किसी चीज को नापता है, जो किसी चीज को नापता है। जैसे आपको दूध को नापा किसमें जाता है, लीटर में, ठीक है, किलो में या लीटर, किलो तो हम वैसे कहते हैं, जैसे लिक्विड को नापने का जो पैमाना है, जो स्टैंडर्डाइज पैमाना है या इंडेक्स है, उसे लीटर कहेंगे। रास्ते को नापने के लिए किलोमीटर है। इसी तरह से एक वेबसाइट की कैंपेन को नापने के मैट्रिक्स, इंडेक्स बनाए गए हैं कि कितने विजिटर रोज आए। उसमें कई बार आप देखते हो वेबसाइट पे लिखा भी होता है कि इतने विजिटर्स ने इसको यूज किया। और जब आप एक सर्च इंजन के थ्रू वेबसाइट्स को निकालते हो तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ वेबसाइट्स तो पहले पेज पे ही आ जाती हैं और पहले दूसरे नंबर पे आ जाती हैं, पर बाकी बहुत पीछे आती हैं? वो इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा लोग एक वेबसाइट को विजिट करते हैं वो वेबसाइट सर्च इंजन में ऊपर ऊपर जाती जाती है, और जिन्हें कम लोगों ने विजिट किया है वो वेबसाइट नीचे नीचे रहती है, पीछे रहती है। तो यानी कि जो वेबसाइट की रैंकिंग है, यानी कि जो पहले हिट्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोग पीछे के पेजेस पे जाते ही नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा विजिट किए होते हैं। तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स, इंडेक्सेस, एक ऐसे नापने के पैमाने जो देखते हैं कि एक वेबसाइट पे कितने लोगों ने रजिस्टर किया। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं एक ही टॉपिक पे। मान लो एक सिंपल सी रेसिपी मैंने देखनी है कि पास्ता कैसे बनाते हैं, तो पास्ता बनाने की भी अगर मैं रेसिपी को ढूंढूंगी तो वो वाली रेसिपी सबसे ऊपर आएगी जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज गए हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने जाके देखा है, वो सबसे ऊपर आएगा। तो ये होते हैं इंडेक्सेस। ये इंडेक्स पीछे एनालाइज किए जाते हैं और इन इंडेक्सेस के बेसिस पे उस वेबसाइट की रेलेवेंस को वो जांचा जाता है, और वो रेलेवेंस के बेसिस पे सर्च इंजन उन्हें ऊपर या नीचे रखता है। आउटरीच एक्टिविटीज, जो हमारी कम्युनिटी के लिए जो हम काम करते हैं उसे कहते हैं आउटरीच एक्टिविटीज। ऐसे कौन से जो जैसे हमारी सर्विसेज सेक्टर है वो आउटरीच एक्टिविटीज करते हैं। हम एक सर्विस सेक्टर में, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो हैं सर्विस देती हैं
इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो कम्युनिटी के एक स्पेसिफिक ग्रुप को एक हम सेवा दे रहे हैं, तो इन सेवाओं को आउटरीच एक्टिविटी कहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उस पे आपको फर्दर फायदा हो कितना रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उस पे आपको फायदा कितना हो रहा है। मान लो मैंने 100 रुपए लगाए अपनी मार्केटिंग में, तो उस मार्केटिंग के बेसिस पे अगर मुझे 200 रुपए की कमाई हुई, तो इसका मतलब 100 तो मेरी इन्वेस्टमेंट ही थी, तो टोटल कमाई कितनी हुई 100 रुपए की। 200 मुझे मिले ना, 100 तो मैं लगा चुकी थी, तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई 100। अगर मैं 100 रुपए लगाती ही नहीं तो मैं 200 रुपए कमा ही ना पाती। तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर मैंने 200 रुपए 100 रुपए अपनी मार्केटिंग पे लगाए हैं, तो मुझे कितना उसमें ये अंशुमन का डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद जो अगला है वो रिलेशनशिप बिजनेस मॉडल है। रिलेशनशिप बिजनेस मॉडल क्या होता है कि आपको अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने का मॉडल बनाना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या करते हैं, किसी भी आप उसमें जाते हो, मॉल में जाते हो, जहां या किसी ऐसी ग्रोसरी की रिटेल चेन में जाते हो, तो वो आपका नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर, और हर बार वो आपसे पूछते हैं आप मेंबर हो, आप हमारे मेंबर हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको अपने से बांध के रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार हमारे यहाँ से करी है इन्होंने परचेजिंग तो हर बार करें। इसके लिए वो लालच डाल देते हैं कि आप क्योंकि हमारे मेंबर हो, आप हर बार हमारे यहाँ आते हो, तो आप जब भी शॉपिंग करने आओगे आपको 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो पहली बार आया उसको नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा क्योंकि आप रेगुलर विजिटर हो। तो ये रिलेशनशिप बिजनेस मॉडल होता है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप अपने क्लाइंटेल के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो, और यही रिलेशनशिप आप लाइब्रेरीज में भी बनाते हो। आपके पास बहुत सारी फैकल्टी है, आपका एक रूल है कि आप 4 किताबों से ऊपर नहीं देते हो, पर जो फैकल्टी जो टीचर आपसे बहुत क्लोज है वो आपको आके प्यार से बोलता है कि अरे मेरे को 4 तो मेरे पास है पर मुझे ये एक भी चाहिए, तो आप कई बार ऐसा फेवर कर देते हो क्योंकि आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो कि मेरा जो क्लाइंट है, लाइब्रेरी का विजिटर है, रोज आता रहे, इतनी छोटी सी बात के लिए लाइब्रेरी को विजिट करना बंद ना कर दे। तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिलेशनशिप बिजनेस मॉडल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ते होगे, एसईओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब यही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाना है, आप चाहते हो कि जब भी सर्च इंजन में टाइप हो तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, तो उस टेक्निक को जो यूज की जाती है उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो टेक्निक ये आती है कि आपको अपनी वेबसाइट में ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं कि वो सबसे ऊपर ऊपर आए और आपकी जो विजिटर्स की फुटफॉल है वो बढ़ जाए। तो इसे कहते हैं अपनी वेबसाइट को सबसे ऊपर लाना सर्च इंजन के थ्रू। मान लो सैनिटाइजर्स आजकल बहुत बन रहे हैं, अब हर कोई सैनिटाइजर बनाने लग गया। अभी मैंने देखा टीवी में एशियन पेंट वाले भी सैनिटाइजर बना रहे हैं, जबकि उनका काम है एशियन पेंट बनाना। पर अब क्योंकि पेंट कौन करा रहा है कोरोना काल में, तो अब वो कह रहे हैं कि सैनिटाइजर ही सारी दुनिया खरीद रही है तो सैनिटाइजर बनाओ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या आप तरीके डालोगे कि जब मैं सैनिटाइजर कंपनी ढूंढने लगूं तो सबसे ऊपर मेरी कंपनी आए। तो इसे कहते हैं सर्च इंजन की। बंदे की वो टेंडेंसी होती है कि वो शुरू शुरू में ही देखता है, पीछे नहीं जाता, जबकि पेजेस तो बहुत सारे देता है वो। तो उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्विस मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम लाइब्रेरी में हैं तो हम सर्विस देते हैं। जो हेल्थ के हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां भी सर्विस मिलती है, आपको कोई चीज बेचते नहीं है वो। ठीक है, जहां पे चीजें बिक रही हैं, जैसे आप रिटेल आउटलेट में गए, कपड़े बिक रहे हैं, कार्स बिक रही हैं, मोबाइल्स बिक रही हैं, या ग्रोसरी बिक रही है, आटा दाल साबुन तेल, ये सब तो चीजें हैं। तो ये प्रोडक्ट्स की सेल है। इन प्रोडक्ट्स की सेल के लिए आपने देखा है एक साबुन को बेचने के लिए बड़े बड़े स्टार्स की हेल्प ली जाती है, एक तेल को बेचने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की हेल्प ली जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। इसी तरह से कुछ सर्विसेज है, सर्विसेज को भी मार्केट करना पड़ता है। आप देख रहे हैं एयरटेल वोडाफोन, ये सर्विस है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, जिनके टेलीफोन की कम्युनिकेशन सर्विसेज है। कोई एयरटेल का मोबाइल कनेक्शन लेता है, कोई वोडाफोन का कनेक्शन लेता है, तो ये इनकी भी सर्विसेज की भी मार्केटिंग की जाती है कि वो कहता है, एयरटेल कहता है मेरा बेटर है, जियो कहता है मेरा बेटर है, वोडाफोन कहता है मेरा, और आपको अट्रैक्ट करने के लिए बढ़िया बढ़िया स्कीम्स देते हैं कि आप इधर आओगे तो आपको ये फायदा होगा।
फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंक्स भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स को कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स की ऑथेंटिसिटी बहुत है, पर प्राइवेट बैंक्स इतने सारे हैं, और जो इंश्योरेंस बॉडीज हैं जो इंश्योरेंस करती हैं वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं, वो भी अपनी सर्विसेज को मार्केट करती हैं कि हमारे थ्रू इंश्योरेंस कराओ, HDFC इंश्योरेंस कराओ, IDBI कराओ, ठीक है। इसी तरह से बैंक्स कहते हैं हमारे साथ बैंक करो। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो होटल्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये भी अपनी ये सर्विस ही तो देते हैं, कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना बेचते हैं हमें। कार रेंटल सर्विसेज, आपको कार थोड़ी देर के लिए दी है ओला ने, उबर ने। एयर ट्रैवल, वो भी सर्विस देते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं एरोप्लेन में बिठा के, तो वो एयर ट्रैवल की, वो इंडिगो कहता है मेरे पास आओ, स्पाइस जेट कहते हैं मेरे पास आओ, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने को एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास ये है वो है। इसी तरह से लाइब्रेरी सर्विसेज और अदर सर्विसेज। तो सर्विसेज की मार्केटिंग डिफरेंट है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से। तो दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक प्रोडक्ट सर्विसेज और एक सर्विस मार्केटिंग। ट्रैफिक सर्विसेज, वेब ट्रैफिक कि आपको ये देखना है कि कितने विजिटर्स हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल है। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है कि आपने अपनी सर्विस में कोई वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, ठीक है, और उस हॉस्पिटल में सैनिटाइजर भी है और आपका फ्री कोई टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको 10 टेस्ट लिखे डॉक्टर ने, पर वो कह रहे हैं हम 5 टेस्ट आपके फ्री कर रहे हैं, तो और आपको डाइटिशियन से भी मिला देंगे, आपको पतले होने के वो भी देंगे। तो ये वैल्यू ऐड कर दी उन्होंने, दूसरे हॉस्पिटल से एक अलग सी सर्विस आपको और दे दी, और अपनी सर्विस में एक वैल्यू ऐड कर दी कि उससे बंदा अट्रैक्ट हो गया। विजिटर्स मैंने आपको बता ही दिया कि कितने विजिटर्स आपके वेब पेज पे आते हैं, वो काउंट करता है। वेबसाइट में एक टूल बना होता है पीछे कैलकुलेटर, जो कितनी बार किसी ने एक वेबसाइट पे विजिट किया वो विजिटर्स की होती है। और वेब 2.0 स्ट्रैटेजीज क्या होती है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है तरीके, ऐसे तरीके जिनसे आप अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस और अपना व्यू पॉइंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सको, उसे वेब 2.0 स्ट्रैटेजीज कहते हैं। वेब मार्केटिंग बहुत सिंपल चीज है बेटा। वेब क्या होता है? इंटरनेट। हाँ, और मार्केटिंग क्या होती है? वो मार्केटिंग जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं वही। मार्केटिंग का वैसे मतलब होता है कि आप अपनी चीज को वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए जो तरीका अपनाते हो उसे मार्केटिंग कहते हैं। और मार्केट तक ले जाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट की जाती है, अपने प्रोडक्ट के जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं, टीवी में ऐड निकाली जाती है, अखबार में ऐड निकाली जाती है, उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग। और वेब एडवर्टाइजिंग क्या हुई, वेब मार्केटिंग क्या हुई? जो वेब के प्रोडक्ट्स की या वेब की सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाने के जो तरीके हैं उन्हें वेब मार्केटिंग कहते हैं। और वेब के प्रोडक्ट सर्विसेज मैंने आपको बता दिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट के थ्रू बेचे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा आजकल तो घर की आइटम्स भी वेबसाइट के थ्रू बेची जा रही है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ग्रोसरी है, ग्रोफर्स है, ठीक है। सारी चीजें A to Z, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बाजार में मिलती है फिजिकली और आपको वेब पे नहीं मिलेगी। हर चीज वेब पे मिलेगी। आपको इवन लाइब्रेरी भी विजिट करनी है तो लाइब्रेरीज भी आपको वेबसाइट से मिलेंगी, जर्नल्स भी वेबसाइट से मिलेंगे। तो जो भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में है वो सारी चीजें ऑनलाइन वर्ल्ड में भी है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड वालों को मेहनत करनी पड़ती है मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उतारने के लिए, वो ही अगर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो तो आपको भी अपनी मार्केट में उतारने के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। यही वेबसाइट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग होती है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमने पढ़े, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आप चाहते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर आए, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये सारे तरीके हैं। और किसी को कुछ बात करनी है? मैम हाँ हाँ बोलो, मैम निधि बोलो। कोर्सेरा में मैं कुछ कोर्स देख रही थी, तो कुछ फ्री भी थे कुछ पेड भी थे, तो वो क्या ऑथेंटिफिकेशन है उनमें? अगर जो डिग्री मिलेगी या सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो कुछ हमें यूजफुल होंगी? वो कहीं हम उनको हाँ अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्सेरा बहुत रेपुटेड कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट है। बिल्कुल वो ऑथेंटिसिटी होगी उसकी और आप उसे अपने रिज्यूमे यूज कर पाओगे।